हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RL के क्लासेज में। दोस्तों, हमारा जो पेपर चल रहा है उसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण, और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और यह टॉपिक आप भले ही TGT PGT के लिए या 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, वो चाहे कोई सी हो, EMRS हो, KVS हो, NVS हो, DSS भी हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हमारा आज का अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, या हम इसको कह सकते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए जानते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम ऐसा है जो हमारे जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक तत्व या कारक ऐसे हैं जो उसके अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे तत्व या कारक हैं जो हमारे अधिगम की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और हम इन प्रभावों का निम्न रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं हम कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को या हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो कारक आता है वह आता है परिपक्वता। सबसे पहला जो कारक है वो कौन सा है, परिपक्वता। इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, परिपक्वता, तो इसके बारे में जानते हैं। परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समयानुसार भिन्न भिन्न लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि परिपक्वता जो है वो मैच्योरिटी जो है हमारी, वो एक उम्र के हिसाब से आती है, धीरे 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 धीरे, तो ये एक समयानुसार भिन्न भिन्न लक्षण प्रदर्शित करता है। तो व्यक्ति समयानुसार शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होता रहता है। परिपक्वता के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जितना परिपक्व होता है, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जितना परिपक्व होगा वह उतना ही सीखने में क्या होगा, सफलता प्राप्त करेगा, यानी कि उसको अधिगम उतना ही ज़्यादा होगा। कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति है, जैसे शारीरिक और मानसिक स्वस्थ है, तो वह अधिगम को जल्दी प्राप्त कर लेगा, यानी किसी चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। तो ये तो हुआ पहला कारक। अब हम जानते हैं दूसरा कारक कौन सा है। दूसरा कारक आता है अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, बातों को अच्छी तरीके से सुनिए, आपको क्वेश्चन इसी में से मिलेगा। ठीक है, और आंसर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इनके बाहर कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इन्हीं में से। अभिप्रेरणा, तो देखिए अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं। अभिप्रेरणा का अधिगम से एक सीधा संबंध है। अधिगम का कैसा संबंध है, सीधा संबंध है अभिप्रेरणा से। व्यक्ति को किसी कार्य हेतु जितनी अधिक अभिप्रेरणा दी जाती है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए आप जितने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, वह उसे उतना ही अधिक या शीघ्र तथा स्थायी रूप से सीखता है। वह उस काम को क्या करता है, जल्दी सीखता है, अच्छे रूप से सीखता है, और स्थायी रूप से उस चीज़ को सीखता है। कब, जब उसको कोई चीज़ मोटिवेट करे या अभिप्रेरणा दे। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को कई प्रकार से दी जा सकती है। अभिप्रेरणा जो है हम बच्चों को किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, जैसे पुरस्कार के द्वारा प्रोत्साहित करना। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति में किसी कार्य को करने की रुचि एवं महत्वाकांक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिप्रेरणा, यानी कि दूसरा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। अब तीसरा जो कारक है वो देखिए, वो कारक आता है वातावरण। तीसरा कौन सा कारक है, वातावरण। वातावरण के द्वारा भी अधिगम प्रभावित होता है, क्योंकि वातावरण से तो हर चीज प्रभावित होती है, तो अधिगम क्यों नहीं होगा। तो वातावरण के द्वारा भी अधिगम प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार का वातावरण शामिल होता है, जैसे आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण आदि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वातावरण है। कौन कौन से, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक। जिस स्थान पर रहकर बालक सीखता है, जिस स्थान पर बालक रहकर सीखता है, उसके शुद्ध एवं साफ एवं प्रकाश युक्त होने पर बालक अच्छी तरह से सीख सकता है। ठीक है, बालक कब सीखेगा, जब वातावरण क्या होगा, साफ सुथरा होगा और प्रकाश युक्त होगा, तो बच्चा अच्छी तरह से उस चीज को सीख सकता है। इसी प्रकार घर, परिवार, समाज एवं विद्यालय में यदि बालक को उपयुक्त वातावरण मिले तो बालक को सीखने में अधिक रुचि होगी और वह उचित रूप से सीख सकता है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात यह है कि वातावरण का बच्चों के सीखने पर
बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर विद्यालय के अंदर वातावरण एकदम अच्छा है, ठीक है, प्रकाश युक्त कमरे हैं, हवा आने के लिए खिड़कियां हैं, तो बच्चा उसमें क्या है, सीखने में अधिक रुचि लेगा और बच्चे को जो अधिगम होगा वो पर्याप्त होगा और स्थायी होगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा कारक। अब चलते हैं हम चौथे कारक की ओर। अधिगम को प्रभावित करने वाला चौथा कारक देखिए कौन सा है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के अधिगम पर उसके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसमें अनेक प्रकार की दुश्चिंता, कुंठा आदि उत्पन्न होगी और उसके अधिगम में रुचि तथा इच्छाएं नहीं होगी और वह उचित रूप से चीज़ों को नहीं सीख सकेगा। ठीक है, शॉर्ट में बात करें तो एक जो बच्चा होता है और बच्चे को किसी चीज़ को सीखना होता है तो वह कब सीखेगा, जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा, यानी कि उसका दिमाग अच्छे से काम करता होगा और स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा कारक। अब हम जानते हैं पांचवा कारक कौन सा है। पांचवा कारक देखिए, कभी कभी तो आपको ऑप्शन में सीधे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कभी कभी तो आपको ये जो टॉपिक बना रखे हैं जैसे थकान है, वातावरण है, स्वास्थ्य है, तो यही मिल जाएगा कि निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं पांचवें कारक के बारे में। पांचवा कारक है थकान। पांचवा कारक है थकान। और देखिए थकान के बारे में, थकान अधिगम में कमी लाती है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य में थकान आ रही है, उसके शरीर में थकान है, तो अधिगम में क्या होगा, सीधी सी बात है, कमी आएगी। थकान दो प्रकार की हो सकती है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक थकान। थकान भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो ये दोनों ही क्या करती है, अधिगम में कमी लाती है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने या अधिक शारीरिक श्रम कर लेने से व्यक्ति शारीरिक रूप से थकान अनुभव करने लगता है। यानी कि शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ कब होते हैं, जब हम आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं, जब हम आवश्यकता से अधिक परिश्रम करते हैं तो हमारा शरीर क्या है, थक जाता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता का प्रभाव मानसिक थकान पर भी स्पष्ट रूप से पड़ता है। ठीक है, अगर हम शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं, जैसे मान लो हम कोई काम करके आए हैं और बहुत घंटों तक हमने काम किया है, काम के बाद हमें थकावट होगी, थकावट से हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होगा, जाम सा हो जाएगा, क्योंकि हमारी हड्डियों के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में दर्द होगा और जब शरीर थकेगा तो हमारा मानसिक जो संतुलन है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, थकान महसूस करेगा। ठीक है, और जब थकान महसूस करेगा तो क्या होगा, हम अधिगम को प्राप्त करने की जो हमारी क्षमता है और जो गति है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से थकान भी एक क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। अब हम जानते हैं अगले कारक की, और अगला कारक है कौन सा है, दुश्चिंता। दुश्चिंता, किसी व्यक्ति के दुश्चिंता से पीड़ित होने पर वह किसी कार्य को करने में अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार यह माना जाता है कि दुश्चिंता क्रिया में रुकावट डालती है और इस तरह सीखने की गति में कमी आ जाती है। और इस प्रकार से क्या आ जाती है, सीखने में कमी आ जाती है। किंतु दुश्चिंता व्यक्ति को सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। जब विद्यार्थी में किसी बात को सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वह दुश्चिंता का ही रूप है। किंतु यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि विद्यार्थी में दुश्चिंता उचित रूप में ही उत्पन्न हो। अधिक दुश्चिंता से वह सीखने की स्थिति से बचने के लिए प्रोत्साहित होगा। अब इसकी सीधी सी हम बात करें तो दुश्चिंता क्या होती है, यानी कि कोई ऐसा विचार जो आपके दिमाग में घर कर लेता है और बार बार वही आपके दिमाग में आता है, तो आपको क्या है, सीखने के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, आप सीखने से प्रभावित होते हैं क्योंकि आप उस बात से नर्वस होते हैं। लेकिन अगर यही दुश्चिंता क्या है, हमें मोटिवेट भी करती है। क्या करती है, मोटिवेट। मान लो हमने कोई पॉजिटिव वे में ऐसी बात सोच रखी है जो हमारे दिमाग में घर करती है, ठीक है, तो वो हमें क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। हम उस चीज़ को लेकर एक क्या होंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे और उसके अनुसार कार्य करने लगेंगे, तो हमें निश्चित रूप से क्या होगा, अधिगम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कारक की ओर, और अगला कारक है हमारा सातवां, जिसका नाम है इच्छा शक्ति, यानी विल पावर। विल पावर, व्यक्ति की किसी बात को सीखने की इच्छा शक्ति भी उसके सीखने को प्रभावित करती है। यानी कि जो बालक है उसको किसी बात को सीखना है तो सीखने की इच्छा और शक्ति भी उसको सीखने में क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति पूर्ण
इच्छा शक्ति के साथ किसी बात को सीखने का प्रयत्न करता है तो वह अधिक गति और स्थायी रूप से उस बात को सीख सकता है। सीधी सी बात बताऊं तो क्या है कि अगर बच्चा अपने मन में ये ठान ले कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को सिलेक्शन लेकर रहना है, ठीक है, मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, तो फिर उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वह अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ किसी काम को करेगा और सीख जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सीखने की इच्छा है, उसमें सीखने की इच्छा है और कार्य करने की इच्छा है। तो वही होता है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हमारी जैसी इच्छा है हम वैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही काम करता है जैसा हम सोचते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। यदि बालक को किसी ज्ञान को सीखना ही न चाहिए तो जबरदस्ती सिखाने पर भी उसे ज्ञान नहीं सीख सकता। मैंने कहा ना अभी कि हमारे दिमाग अगर नहीं सीखना चाह रहा, हमारा दिमाग जिस दिन बोलता है कि हमें नहीं पढ़ना, तो फिर से आप कितना ही पढ़ लो आपको वो चीज़ याद नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति ऐसी कर दी आपने, ठीक है। और अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि आज पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली आएगी, पक्की आएगी, क्योंकि आप अधिगम करेंगे, ठीक है। आप क्या कर लेंगे? अधिगम कर लेंगे, सीख जाएंगे। आगे देखिए, अगला जो आता है हमारा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक है, वो कौन सा है? अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। किसी काम को बार बार करना, किसी काम को बार बार करना। थॉर्नडाइक ने बताया है कि किसी भी कार्य को अभ्यास करके उसे सीखा जा सकता है, ठीक है। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी कार्य को बार बार करेंगे तो हम सीख जाएंगे। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है, हमें नहीं आता, लेकिन हम बार बार उसको पढ़ेंगे, चाहे वो हमारे दिमाग में जाए या ना जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमें आसान लगेगा और हम उसको चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। किंतु अत्यधिक अभ्यास कार्य होने पर भी बालक की रुचि कम हो जाती है। लेकिन हम जब किसी चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को करते हैं तो हमारा उसमें क्या होता है? मन नहीं लगता और अभ्यास कार्य हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हमारी रुचि कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक ही कार्य को करते करते बच्चा ऊब जाता है, जैसे रुचि खत्म हो जाती है उसकी, है ना। अतः उचित रूप से अधिगम के लिए आवश्यक है कि अभ्यास कार्य उचित रूप में हो, यानी कि हमें अभ्यास करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए? एक उचित रूप में करना चाहिए। अब देखिए आगे, अगला अधिगम विधि। अधिगम विधि, अगला आता है कारक अधिगम विधि, कि आपको सिखाने की विधि कौन सी है, ठीक है, उस विधि की बात करने वाले हैं। प्रत्येक कार्य को सीखने की विधि भिन्न भिन्न होती है। हम हर कार्य को किसी एक निश्चित विधि से नहीं सीख सकते, ठीक है, क्योंकि विधियां अलग अलग प्रकार की होती है। उचित विधि का प्रयोग से व्यक्ति उचित रूप से अधिगम कर सकता है। किसी कार्य को सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। किसी कार्य को हम सीखते हैं तो सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करके ही हम सीख सकते हैं, जबकि किसी कार्य को व्यवहारिक रूप में करने पर सीखा जा सकता है। किसी को हम सैद्धांतिक ज्ञान से सीखते हैं तो किसी कार्य को हम व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे स्कूटर चलाना। इसी प्रकार अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न विषयों को भिन्न भिन्न विधियों से उचित प्रकार से सीखा जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे स्कूटर चलाना सीख रहे हैं हम, ठीक है, तो हम व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप के हिसाब से अधिगम की विधि अपनाते हैं और उसी विधि के अनुसार हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, बच्चों का जो विषय होता है उस विषय को हम एक ही विषय को हर किसी विधि से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। जैसे कोई प्रदर्शन विधि है तो हम उसको व्याख्यान विधि से पढ़ेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसका प्रदर्शन करना जरूरी होगा, क्योंकि वह प्रदर्शन से ही बच्चे सीख पाएंगे। तो विधियाँ अलग अलग हो सकती है जो सीखने को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। अब देखिए, अगला कारक आता है आयु। अगला कारक क्या आता है? आयु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की आयु भी अधिगम या सीखने को क्या करती है? प्रभावित करती है। सीखने की आयु 8 से 18 वर्ष के मध्य मानी जाती है। अगर आप किसी कार्य को 8 से 18 वर्ष की उम्र के मध्य सीख रहे हैं तो आप उसको कन्फर्म सीखेंगे, ठीक है। और इस आयु वर्ग में बालक सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या है? जिज्ञासा होता है और जिज्ञासा से कोई भी चीज़ को सीख सकता है। छोटी आयु के बालक प्रौढ़ों की अपेक्षा शीघ्र सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो एक कोरे कागज़ के समान होता है। दूसरा, उनकी सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होती है और बुद्धि का जो लेवल है वो भी हाई होता है, ठीक है। कब? जब आप 8 से 18 वर्ष की आयु के मध्य होते हैं, यानी कि आप बच्चे होते हैं, जब प्रौढ़ नहीं होते, ठीक है, वयस्क नहीं होते। इस आयु वर्ग में क्रियाशीलता, सीखने की इच्छा आदि प्रबल क्षमता होती है और तथा बालक निश्चित रहता है, ठीक है। तो ये 10 कारक हमने अधिगम के सीखे हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है rlkclasses.in। वहाँ जाके आप इस
को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF के माध्यम से। ठीक है, हमारे चैनल को आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।